पहली बार बिटकॉइन 2008 में आया था। उसके बाद 2011 में ये पहली बार $1 पहुंचा और आज के टाइम में इंडियन रुपीज़ में इसकी वैल्यू कितनी है ये तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो लोग म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किए थे। और अब जब बिटकॉइन इतनी ज़्यादा चर्चा में है तो ये सभी लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में एक्चुअली में पता ही नहीं है। तो मैंने बहुत सारे सवालों के साथ बिटकॉइन को पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में जानना शुरू किया। कई सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े, कई सारे वीडियोस मैंने देखी और जितना मैं पढ़ता गया उतना डीप और इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होता गया। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस जर्नी पे, जहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिटकॉइन से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब जो है वो दे सकूँ और आपको आसान से शब्दों में आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो सबसे पहली बात कि अगर आप ये कहेंगे कि बिटकॉइन को सिंपल शब्दों में बताओ कि वो क्या होता है, तो जैसे हमारे यहाँ इंडियन रुपीस चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे ही हर देश में अपनी अपनी करेंसी चलती है। आप उसे छू सकते हैं, जैसे आपके पास 100 का और 200 का नोट होगा, 2000 का नोट होगा, आप उसे टच कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन जो है वो ऑनलाइन करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, इसको आप टच नहीं कर सकते। ये सब कुछ ऑनलाइन है, बस आपको ये स्क्रीन पे दिखेगा। आप जैसे फ़ोनपे पे वॉलेट होता है, पेटीएम में वॉलेट होता है, इसी तरह आप उसको वॉलेट के रूप में ऑनलाइन ही रख सकते हैं, लेकिन आप उसे हाथ में लेके छू नहीं सकते हैं। तो ये ऑनलाइन करेंसी है। बाकी इंडियन रुपीज़ को हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, लेकिन बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है बिटकॉइन की। तो सबसे पहले बिटकॉइन जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आज के टाइम में मनी सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय फिएट सिस्टम यूज़ किया जाता है। फिएट सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, पहले क्या होता था कि पहले अगर गवर्नमेंट को नोट छापना है तो उसके बदले में वो उतना जो सोना होता है उसको वो रिजर्व करके रखती थी। यानी कि अगर उसे नया नोट छापना है तो उसे और गोल्ड चाहिए। लेकिन फिएट सिस्टम के हिसाब से ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी नोट छाप सकते हैं। जो नोट पे जो वैल्यू होती है 200 रुपये, वो गवर्नमेंट फिक्स करता है कि इसकी वैल्यू 200 रुपये है, इसीलिए उसमें गवर्नर की साइन होती है। तो अब जैसे अगर हमारे गवर्नमेंट को नोट छापना है तो उसके लिए उनको सोने की ज़रूरत नहीं है, वो जितना चाहे नोट छाप सकती है। हालांकि इस फिएट सिस्टम के साथ साथ हमारे इंडियन गवर्नमेंट में मिनिमम एसेट भी चलता है, जिसमें क्या होता है कि 115 करोड़ के गोल्ड के एसेट्स इनको अपने पास रखने हैं और 85 करोड़ के जो फॉरेन करेंसीज है उनको होल्ड करके रखना है। जब ये 200 करोड़ के एसेट्स ये होल्ड कर लेते हैं, इसके बाद ये एक्स्ट्रा कितना भी नोट छाप सकते हैं जैसे इनकी रिक्वायरमेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड नोट छाप सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस महंगाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा नोट नहीं छाप सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे आपने पास्ट में कई बार देखा होगा कि बैंक्स जो होते हैं गलत लोगों को लोन दे देते हैं, उनको पैसा दे देते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि वो लौटा नहीं पाते हैं। कई 100,000 करोड़ का पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो जाता है और वापस नहीं आता है। तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक को वापस से बचाने के लिए फिर जो हमने टैक्स दिया होता है, जो टैक्स पेयर का पैसा होता है, उसको यूज़ करती है, या फिर वो नए नोट छाप के बैंक्स को बचाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो हमारा ही घाटा होता है। महंगाई बढ़ जाती है और बाकी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से हमें ही अल्टीमेटली घाटा होता है। एक तो ये दिक्कत होती है इस फिएट सिस्टम से, और दूसरा ये होता है कि हमारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जब चाहे वो उसे बंद कर सकती है। जैसा डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था कि नोट सारे बंद कर दिए गए थे। इसी तरह बैंक में हम पैसा रखते हैं, उस पैसे को बैंक यूज़ कर सकता है और वो आगे यूज़ करता है, उसी पे तो वो हमें इंटरेस्ट देता है। यानी कि हमारे पैसों का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। तो जैसा कि मैंने 2 प्रॉब्लम बताया, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं, या फिर 4 बातें करेंगे फिर इग्नोर कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सुनते हुए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो। इन्होंने सोचा कि इस चीज़ को हटाया जाए और जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है हमारे पैसों को, उसको हटा के ऐसा कर दिया जाए कि उसे कोई भी ना कंट्रोल करे, जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऐसा किया जाए। तो इसके ऊपर इन्होंने काम किया और इन्होंने एक सिस्टम लेके आया 2008 में, जिसके ज़रिए इन्होंने बिटकॉइन को लॉन्च किया, जिसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। और जो लोग इसको यूज़ करते हैं उसी में से कुछ लोग जो हैं इसको हैंडल कर रहे होते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सतोशी नाकामोटो के बारे में अभी भी कोई नहीं जानता है कि एक्चुअल में ये बंदा कौन है, और अभी इस समय वो जिंदा है भी कि नहीं इसके बारे में भी कोई नहीं जानता है। शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनका जो मोटो है वो चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे कंट्रोल ना करे, इसीलिए वो इस चीज़ को बनाने के बाद खुद ही वो पीछे हट गए और अपने बारे में आइडेंटिटी रिवील ही नहीं की कि वो एक्चुअली में है कौन। तो पहले ये बात करने से पहले कि ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है
और धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसिंग कैसे डिफाइन की जाती है। देखिए, जो बिटकॉइन की प्राइस होती है वो जैसे स्टॉक मार्केट में सप्लाई डिमांड चलता है और रियल लाइफ में भी सप्लाई डिमांड चलता है, उसी तरह यहाँ भी सप्लाई डिमांड के बेसिस पे ही सारा काम होता है। जैसे देखिए बताते हैं, बिटकॉइन जो होता है वो फिक्स है कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही पूरे दुनिया में जो है वो निकलेंगे, बनेंगे। अभी तक जो है वो 18 मिलियन के लगभग बिटकॉइन बन चुके हैं। यानी कि बिटकॉइन की कितनी आने वाली है वैल्यू, कितना सप्लाई होने वाला है, वो फिक्स है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब बिटकॉइन शुरू में आया था तो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये नया चीज़ है, नई चीज़ है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे। ऊपर से बड़े बड़े लोग भी इसमें इन्वेस्ट करने लगे और इसके बारे में बात करने लगे। तो सभी लोग को ये लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सभी लोग इन्वेस्ट करने लगे। जहाँ सप्लाई इतनी कम है और डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए इसका जो दाम है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। तो इस तरह जो है इसकी प्राइसिंग जो है डिसाइड हुई। अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे की वर्किंग क्या है, ये काम कैसे करता है। देखिए, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन जैसे और भी कई सारे करेंसीज मार्केट में आ चुके हैं, इनफैक्ट आते ही जा रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसी ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है? ये सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं ब्लॉकचेन पे। अब मैं आपको ब्लॉकचेन समझाना चाहूँ कि ब्लॉकचेन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक सेम साइज का बॉक्स लेते हैं और वही सेम साइज का कई सारे अगर आप ब्लॉक्स ले लें और उन सबको अगर एक लाइन से जोड़ते जाएँ तो वो एक ब्लॉकचेन बनाते हैं। अब आप उस ब्लॉक में कुछ भी रख सकते हैं, कपड़ा रखें, कोई सामान रखें, जब वो भर जाएगा तो आप एक नया ब्लॉक बनाएंगे। तो इस तरह करके वो एक के बाद एक जुड़ता जाएगा, तो इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अब इसी को ऑनलाइन में अगर यूज़ किया जाए, अगर एक ब्लॉक हो जिसकी साइज़ फिक्स हो, जैसे बिटकॉइन में एक ब्लॉक की साइज़ 1 MB होती है, तो अब उसमें जो डेटा फीड होगा, जब वो पूरा का पूरा भर जाता है तो फिर नया ब्लॉक आता है, और जो नया ब्लॉक आता है उसमें पुराने वाले ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन कॉपी जो है उसमें रहती है। तो इन सारे चीज़ों को कहते हैं, एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ब्लॉकचेन में जो डेटा फीड होता है वो तो कोई भी देख सकता है, तो इसमें सिक्योरिटी नहीं है, प्राइवेसी नहीं है। तो इसके साथ साथ अगर हम इसमें क्रिप्टोग्राफी भी जोड़ देते हैं तो ये बहुत सिक्योर हो जाता है। देखिए, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? आपने कई सारी मूवीज़ देखी होगी जिसमें क्या होता है कि हीरो जो होता है वो टेररिस्ट को पकड़ लेता है, फिर उसके पास से एक पर्ची मिलती है जो वाइट कलर की होती है, जिसमें कुछ भी नहीं दिखता है। फिर हीरो क्या करता है, कई सारे लाइट जलाता है या फिर अलग अलग तरीके से खोजने की कोशिश करता है। उसमें कई सारे उसको डॉट्स मिलते हैं, फिर वो जब उन डॉट्स को मिलाता है फिर उसे पता चलता है कि अच्छा यहाँ ब्लास्ट होने वाला है। तो क्या होता है, वो एक तरह की क्रिप्टोग्राफी है जिसमें जो अलग दूसरा वाला टेररिस्ट जो होता है वो उस वाले टेररिस्ट को एक कोड भेजता है जो कि वही समझ सकता है, और बाकी लोगों को बहुत ही मुश्किल होगी उस चीज़ को समझने में। ये कई तरह के क्रिप्टोग्राफी होते हैं। जैसे आप साउंड से भी कर सकते हैं, आप इधर कोई आवाज़ करेंगे, अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो बाहर बैठा बंदा जो उसको समझेगा कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक पहुंचाना, और इस तरह से पहुंचाना कि बीच में कोई उस चीज़ को सुन भी ले, देख भी ले, तो भी उसको समझ में ना आए कि एक्चुअली में ये मैसेज है क्या, उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो ऑनलाइन भी इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन की दुनिया में इसको इस तरह यूज़ किया जाता है कि इसको इस तरह से इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल फॉर्म में अलग अलग चीज़ें यूज़ करके, एक ऐसी कोडिंग बना के जिसके ज़रिए कोई भी अगर इस डेटा को पा जाए तो भी इनकोड ना कर पाए कि उसमें क्या मैसेज है। तो इस तरह क्रिप्टोग्राफी यूज़ की जाती है। तो अब बात करते हैं कि बिटकॉइन में क्या होता है। देखिए, बिटकॉइन में क्या होता है कि जैसा मैंने बताया 1 MB की साइज़ फिक्स होती है। जब मैं आपको एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र करता हूँ, यानी कि एक ट्रांजैक्शन होता है, तो वो ट्रांजैक्शन का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो इसमें यूज़ हो रहे होते हैं, सारे में ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, एक एक कॉपी सब में पहुँच जाता है। यानी कि क्या होता है कि वो जो एक ब्लॉक होता है उसमें वो ट्रांजैक्शन जाके फिट हो जाता है। इसी तरह दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिटकॉइन में, वो सारे एक एक उस ब्लॉक में फिट होते जाते हैं। इसके साथ साथ जो ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है उसका प्रूफ ऑफ सिग्नेचर कि ये कंफर्म हो गया है, डिजिटल सिग्नेचर, वो भी उसमें साइंड होता है। और उससे पहले वाला जो ब्लॉक है उसकी डिटेल्स, यानी कि उसका एक कॉपी भी उसमें एक रखा जाता है, ताकि पता तो चले कि ये किस ब्लॉक से लिंक है। मान लीजिए कोई और ब्लॉकचेन है, पता तो चलना चाहिए कि ये इस ब्लॉकचेन का भाग है, इसलिए इस जो पुराने वाला ब्लॉक है उसकी कॉपी इसमें फिट कर दी जाती है। तो क्या होगा कि 3 चीज़ों से मिलकर एक ब्लॉक बना होता है, और जब ये भर जाता है तब अगला वाला ब्लॉक बनता है और बनाया जाता है। अब जब ये ट्रांजैक्शन होता है तो इसे कंफर्म कौन करता है? उसे कंफर्म करते हैं माइनर। माइनर कौन होते हैं? देखिए, माइनर पहले बनना बहुत आसान था। माइनर हम जैसे लोग ही होते हैं, आप भी बन सकते हैं माइनर। बस आपके पास बहुत ही हेवी कंप्यूटर्स होने चाहिए जिसमें बहुत हेवी प्रोसेसर्स लगे होने चाहिए, ताकि वो हार्ड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। माइनर और क्या करते हैं कि वो नए ब्लॉक्स बनाते हैं। जब नया ब्लॉक बनता है तो ही जाके फिर नया बिटकॉइन जनरेट होता है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही आ सकते हैं, अब 18 मिलियन आ चुके हैं। तो धीरे धीरे करके जो माइनिंग का प्रोसेस है उसे और स्लो कर दिया गया है। हर 4 साल में जो रिवॉर्ड होता है, जैसे अगर आपने एक ब्लॉक बनाया, आप माइनर हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। इस समय जो बिटकॉइन में रिवॉर्ड मिल रहा है वो 6.25 है बिटकॉइन, 6.25 बिटकॉइन वो आपको रिवॉर्ड मिलता है। फिर इसके 4 साल बाद क्या होगा कि इसका प्राइस जो है आधा हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। बस आप ये समझिए कि जितने लोग भी बिटकॉइन यूज़ करते हैं उसी में से कुछ लोग जो होते हैं वो हमारे ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं कि मैंने आपको ये भेजा है। और जब एक ब्लॉक भर जाता है तो नया ब्लॉक बनाने के लिए भी माइनर ही जो है अपने हाई प्रोसेसर का यूज़ करके नया ब्लॉक बनाते हैं, और उनके लिए भी उनको वो रिवॉर्ड मिलता है। क्यों, आखिर फ्री में कोई काम क्यों करेगा, इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा अपनी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पीछे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि मैंने आपको बोला था, कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो लोग इसमें काम कर रहे होते हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वही लोग इसको हैंडल करते हैं। तो यही चीज़ होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बार जो ब्लॉक बन गया उसको हटाया नहीं जा सकता, वो इन्फॉर्मेशन ऑफ फीड है। यानी कि आप पीछे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं, लेकिन ये पता करना कि कौन सा बंदा ने किसको भेजा है वो जानना बहुत मुश्किल है। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। एक ब्लॉकचेन होता है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन एक एक करके रखे जाते हैं और आगे ब्लॉक्स बनते जाते हैं। बिटकॉइन एक फिक्स होता है, 21 मिलियन होती है और अभी 18 मिलियन तक आ चुके हैं। बिटकॉइन एक करेंसी है जो कि ऑनलाइन यूज़ होता है। ये इतना सिक्योर है कि इसमें बीच में कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं इन्वॉल्व होती है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी आती है, जब इतनी सिक्योरिटी के साथ कोई पैसा भेजा जा सकता है तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। और कई बार ऐसा सुना गया है कि शायद ये यूज़ भी होता है, जो टेररिस्ट होते हैं बंदूक खरीदने के लिए, आर्म्स खरीदने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसके बारे में पता लगा नहीं सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको रेगुलेट कर सके। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बिटकॉइन का यूज़ क्या है। जैसे देखिए, हमारा जो रुपया उसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला ये कि नॉर्मल ज़िंदगी में सामान खरीदने के लिए आप अपना पैसा दीजिए, उसके जगह पे कोई वैल्यू लीजिए, कपड़ा खरीदिए, सामान खरीदिए, अनाज खरीदिए। और एक काम ये कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन जाके शेयर मार्केट में जाके इसके बदले ट्रेड कर सकते हैं। जैसे डॉलर की वैल्यू कम हो गई और रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई तो आप खरीद बेच सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप रुपीज़ में कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। इसी तरह बिटकॉइन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन में नॉर्मल ज़िंदगी में ट्रांजैक्शन करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया में तो ये लीगली नहीं हुआ है कि आप जाके दुकानों पे जाके कहें कि लो ये 1 बिटकॉइन और 1 किलो आलू दे दो। तो इस तरह तो अभी इंडिया में हो नहीं सकता। हालांकि बाहर कई कंपनीज जो है बिटकॉइन में चीज़ें एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन अभी इंडिया में नहीं आया है। और बिटकॉइन क्या हुआ है कि बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन बहुत धीरे होता है, टाइम लगता है इसको करने में, इसलिए भी बिटकॉइन इतना फिजिबल नहीं है। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए कई सारी नई नई करेंसीज आई हैं जो और कम टाइम लेती हैं। तो इस चीज़ें की वजह से भी नई नई करेंसीज आ पाई है, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा स्लो लगता है। लेकिन बिटकॉइन में तब लोग खरीद क्यों रहे हैं? बिटकॉइन इसीलिए लोग खरीद रहे हैं ताकि उसमें इन्वेस्ट कर सके। जैसा मैंने दूसरा वाला पॉइंट बताया था कि रुपीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि रुपीज़ का ऊपर जा रहा है वैल्यू तो आप उसको खरीद लीजिए। उसी तरह बिटकॉइन में भी होता है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।